आज हम कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत करेंगे। इसके अलावा पहले हम कौटिल्य का जीवन परिचय देखेंगे। कौटिल्य, इनका जन्म माना जाता है कि तक्षशिला में हुआ था। पिता का नाम इनके था चणक। चणक इनके पिता का नाम मिलता है और इनका जो बचपन का नाम मिलता है, तो इनका एक नाम तो इनके पिता का नाम चणक है, तो इनका नाम चाणक्य हो गया। इसके अलावा इनका जो मूल नाम मिलता है वो मिलता है अजय। इसके अलावा बचपन का नाम इनके है विष्णुगुप्त। इसके अलावा भी इनके कई नाम मिलते हैं, जैसे अंशु, अंगुल, वात्स्यायन, कात्यायन, द्विजर्षभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो इस तरीके से इनके कई नाम मिलते हैं चाणक्य के। और ये कुटिल वंश के थे, इसलिए इनका कौटिल्य नाम भी मिलता है। कौटिल्य, चाणक्य जो है इनकी जन्मस्थली है तक्षशिला। तो ये कहा यह जाता है कि जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया भारत पे, तो ये कहा जाता है कि उत्तर पश्चिम में सिकंदर ने बहुत सारे गणराज्यों को हराया जो है। तो ये एक अखंड भारत के हिमायती थे। अखंड भारत के हिमायती थे, इसलिए इन्होंने ये गए मगध, और मगध का जो शासक था घनानंद से इन्होंने मदद मांगी। तो ये प्रयास किया, इन्होंने ये सोचा कि अगर घनानंद जो है मदद कर दे तो यूनानियों को हराया जा सकता है। लेकिन घनानंद ने बेइज्जत करके इनको भगा दिया, और यही कारण था कि कौटिल्य ने शपथ ली कि वो नंद वंश का नाश कर देंगे। इसके अलावा एक कहानी ये मिलती है कि घनानंद जो था, इससे प्रजा बहुत परेशान थी। अय्यास राजा है और बड़ा अत्याचारी शासक था घनानंद। तो घनानंद के अधिकारी भी इससे परेशान थे। तो इसी का एक अधिकारी था सक्टार। तो सक्टार जो है ये जा रहा था, तो इसने देखा कि एक कोई व्यक्ति है जो कुसा की जड़ें खोद रहा है। अब कुसा जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में से छप्पर ऊपर बनाया जाता है। तो कुसा, आप देखेंगे कि कुसा को अगर काट दिया जाता है तो कुसा की जड़ें बड़ी नुकीली हो जाती हैं। अब यही चुभ गया था इनके पैर में। तो जब सक्टार ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं हमारा, तो इन्होंने ये कहा कि ये मेरे पैर में चुभ गया था, और इसका जब तक समूल नाश नहीं कर लूंगा तब तक मानूंगा नहीं। अब सक्टार को ये लगा कि ये बहुत जिद्दी आदमी है, और अगर ये नाराज हो जाए तो ये नंद वंश का नाश कर सकता है। अब सक्टार ने ये कहा कि महाराज, हमारे यहाँ एक आयोजन हो रहा है यज्ञ का, और उस यज्ञ में आप जैसा प्रकांड विद्वान व्यक्ति ही पुरोहित बनने योग्य है।
तो आप आइए और मुख्य पुरोहित का आसन ग्रहण करिए। चाणक्य पहुंचे और चाणक्य मुख्य पुरोहित के आसन पर बैठ गए। जब उधर से घनानंद आया तो घनानंद ने देखा कि ये कौन व्यक्ति बैठा है, कुरूप सा व्यक्ति। घनानंद ने कहा कि भाई आपको तो आमंत्रित नहीं किया गया था, आप कैसे मुख्य पुरोहित के आसन बैठे हैं, आप उतरिए। चाणक्य ने कहा कि हम ही इस योग्य हैं, नहीं उतरे। तो घनानंद ने यह कहा कि इनकी चुटिया पकड़ के इसको बाहर कर दिया जाए। अब जब इनकी चुटिया पकड़ के बाहर किया गया तो आप देखें कि ब्राह्मण अपनी शिखा बांध के रखते हैं, ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी इनकी। तो इन्होंने ये कसम खाई, इन्होंने अपनी चुटिया खोल दी और ये कसम खाई कि जब तक नाश नहीं कर देंगे नंदवंश का तब तक मानेंगे नहीं। और इसके बाद फिर ये वहां से चले गए। ये जा रहे थे तो रास्ते में इनको कुछ बालक दिखे, जंगल में ये नाटक खेल रहे थे लड़के, और उसमें एक लड़का राजा बना हुआ था। और जो राजा बना हुआ था लड़का, वो न्याय कर रहा था। तो इनको लगा कि ये बहुत तेज लड़का है और उसको साथ लिया इन्होंने। तो यही चंद्रगुप्त मौर्य है। अब चंद्रगुप्त मौर्य को ये लेके गए तक्षशिला। तक्षशिला में इसकी शिक्षा दीक्षा हुई और सैन्य प्रशिक्षण हुआ। और बाद में चंद्रगुप्त और चाणक्य ने, जो उत्तर पश्चिम में सिकंदर चला गया था और बहुत सारी जो जनजातियां थी उत्तर पश्चिम में, ये अपने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए हुए थी। यहाँ जो छोटे छोटे गणराज्य थे इनके नेता बन गए चंद्रगुप्त और चाणक्य, और इनको संगठित किया इन्होंने। और संगठित करने के बाद इन्होंने एक यहाँ का शासक था प्रवर्तक, पहली बार तो अटैक किया सीधे पाटलिपुत्र पे, हार गए ये। लेकिन दूसरी बार इन्होंने, यहाँ एक शासक था कश्मीर का प्रवर्तक और उसका लड़का मलय केतु, तो इन दोनों सहायता ली और पाटलिपुत्र पर अटैक किया और इस तरीके से इन्होंने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। अब चाणक्य जो हैं, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र ये राजनीति और लोक प्रशासन, लोक प्रशासन पे ये ग्रंथ है। तो राजनीति और लोक प्रशासन संबंधित ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को प्रकाश में लाए थे 1909 में साम शास्त्री। अर्थशास्त्र में 15 भाग हैं, 15 अधिकरण हैं और 180 उपभाग हैं, प्रकरण हैं, और 6000 श्लोक हैं। अब अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य प्रशासन के बारे में, विदेश नीति के बारे में वर्णन करते हैं। जो शासक है, शासक को कैसा होना चाहिए, तो प्रजा हितैषी शासक की बात करते हैं ये। और ये कहते हैं कि जो शासक है उसको वही कार्य करना चाहिए जो प्रजा को अच्छा लगे, वो नहीं जो राजा को अच्छा लगे। इन्होंने अर्थशास्त्र में विदेश नीति का जो मंडल सिद्धांत है, इनका सप्तांग सिद्धांत, षटगोड़ीय नीति, इन सब का उल्लेख किया। साम दाम भेद दंड की नीति जो है ये कौटिल्य द्वारा दी गई है, आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्यायालयों की बात की अर्थशास्त्र में अपने। एक होता था धर्मस्थीय और दूसरा था कंटक शोधन। ये जो है दीवानी न्यायालय होता था, इसमें संपत्ति से संबंधित मामले जाते थे। और जो कंटक शोधन था ये फौजदारी न्यायालय था,
जो स्टेट के खिलाफ अपराध किए जाते थे, चोरी, डाका, हत्या, तो वो मामले कंटक शोधन में जाते थे। इसके अलावा कौटिल्य गुप्तचर व्यवस्था का भी बृहद वर्णन करते हैं और गुप्तचर विभाग को महामात्यापसर्प कहते हैं। महामात्यापसर्प। और गुप्तचरों को ये कहते हैं गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष। कौटिल्य दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख करते हैं। एक है संस्था, जो एक जगह रहकर गुप्तचरी करते थे, और दूसरे हैं संचारा, ये घूम घूम कर गुप्तचरी करते थे। इसके अलावा भी हम देखें कि बिच्छू बिच्छुणी, वेश्याएं, ये सब गुप्तचरी का काम करते थे। तो इस तरीके से कौटिल्य ने ये अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है। ये तो सामान्य परिचय है कौटिल्य का। अब आज हम कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत करेंगे। कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, सप्तांग मतलब 7 अंग। 7 अंग, ठीक है। तो कौटिल्य ये कहते हैं, ये सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने राज्य की मजबूती के लिए दिया है कि राज्य किस प्रकार मजबूत रहे। तो कौटिल्य ये कहते हैं कि जैसे मानव जो है, मानव के अंग उपांग होते हैं। मानव के अंग होते हैं, जैसे मानव है तो मस्तिष्क होगा, अंग उपांग होंगे, उसके हाथ पैर होंगे, ठीक है। ये जैसे मानव के अंग उपांग हैं, तो ये अंग अगर मजबूत हैं तभी मानव मजबूत होगा, सही ढंग से कार्य कर पाएगा। तो मानव जो है सावयव है। सावयव मतलब इसके अवयव होते हैं। अवयव मतलब अंग होते हैं, हाथ, नाक, कान, मुंह, ठीक है, ये अवयव हैं। और मानव के सारे अवयव जो हैं, सारे अंग जो हैं, वो अगर सुचारू रूप से कार्य करते हैं तभी मानव सही ढंग से कार्य कर पाएगा, सही ढंग से तभी वो मजबूत होगा। तो इसी तरीके से कौटिल्य ये कहते हैं कि जैसे मानव सावयव है, वैसे ही राज्य जो है, राज्य भी सावयव है, यानी राज्य के भी अंग हैं। और ये राज्य के 7 अंग गिनाते हैं। 7 अंग। और ये कहते हैं कि जैसे मानव के सारे अंग अगर सही ढंग से कार्य कर रहे हैं तो मानव मजबूत है, उसी तरीके से राज्य के अगर 7 अंग जो है सुचारू रूप से कार्य करें और मजबूत रहें तो राज्य स्वयं ही मजबूत हो जाता है, अपने आप ही मजबूत हो जाता है। तो इस तरीके से जो सप्तांग सिद्धांत है कौटिल्य का, कौटिल्य ये कहते हैं, ये राज्य की मजबूती के लिए सिद्धांत देते हैं कौटिल्य ये कहते हैं कि जैसे मानव सावयव है, वैसे ही राज्य भी सावयव है। और जैसे मानव के सारे अंग अगर सुचारू रूप से कार्य करेंगे तो मानव मजबूत होगा, वैसे ही राज्य के अगर ये सारे अंग जो है, ये 7 अंग गिनाते हैं राज्य के, और ये कहते हैं कि अगर 7 अंग मजबूत हैं और सुचारू रूप से कार्य करें तो राज्य अपने आप ही मजबूत हो जाता है। अब ये जो 7 अंग हैं राज्य के, इसमें पहला है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना या दंड, और मित्र। तो ये 7 अंग बताते हैं कौटिल्य। अब पहला है राजा। कौटिल्य ये कहते हैं कि राजा जो है, राजा प्रजावत्सल होना चाहिए, यानी कि जो राजा को अच्छा लगे वो ठीक नहीं है, बल्कि जो प्रजा को अच्छा लगे वो राजा को करना चाहिए। राजा प्रजावत्सल होना चाहिए।
राजा महत्वाकांक्षी होना चाहिए, राजा चक्रवर्ती होना चाहिए और राजा को हमेशा अपने प्रजा के हितों को ध्यान में रख के ही कार्य करना चाहिए। दूसरा, राजा को मंत्रियों की निरंतर सलाह पे काम करना चाहिए और राजा को ये कहते हैं शीर्ष, यानी ये सिर है। ये जो 7 अंग है उसमें सिर से तुलना की गई है राजा की। दूसरा है अमात्य। अमात्य यानी मंत्री जो थे। मंत्री कौटिल्य ये कहते हैं कि राज्य रूपी जो रथ है उसका पहिया है मंत्री। इसीलिए मंत्री योग्य होना चाहिए, मंत्री ईमानदार होना चाहिए और मंत्री निरंतर राजा को सलाह दे और निडर होकर सलाह दे, क्योंकि राजा अगर मंत्री गलत सलाह देगा तो राजा गलत कार्य कर बैठेगा। तो इसलिए राज्य रूपी रथ का पहिया इसको कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंत्री जैसी सलाह देता है वैसा ही राजा कार्य करता है। तो ये कहते हैं कि मंत्री योग्य होना चाहिए और मंत्री की तुलना ये आंखों से करते हैं। ये आंख है, आंखों से मंत्री की तुलना की गई। और कौटिल्य कहते हैं कि मंत्री की नियुक्ति जो होनी चाहिए वो एक परीक्षा द्वारा, ये कहते हैं मंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए, उपधा परीक्षण। मंत्री की नियुक्ति उपधा परीक्षण द्वारा होनी चाहिए। उपधा परीक्षण में 3 तरीके का परीक्षण होता था कि मंत्री कामोपदा, कामोपदा, धर्मोपदा और अर्थोपदा शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। कौटिल्य ये कहते हैं कि उपधा परीक्षण द्वारा ही मंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए। मंत्री कामोपदा यानी उसमें बहुत इच्छाएं ना हो, डिजायर ना हो। अर्थ धर्मोपदा नीतिवान हो। अर्थोपदा ये नहीं कि पैसे वैसे में घुसखोर हो, पैसे में बिक जाए। तो अर्थोपदा, कामोपदा, धर्मोपदा शुद्ध होना चाहिए मंत्री। फिर है जनपद। जनपद यानी क्षेत्र। कौटिल्य ये कहते हैं कि राजा को निरंतर क्षेत्र विस्तार करते रहना चाहिए और केवल क्षेत्र विस्तार ही नहीं करना चाहिए बल्कि उस क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण भी स्थापित करना चाहिए। भाई क्षेत्र विस्तार कर लिया, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, विद्रोह हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं। निरंतर उसको क्षेत्र विस्तार करना चाहिए लेकिन उस पर सशक्त नियंत्रण भी स्थापित करना चाहिए। और जनपद की तुलना ये पैर से करते हैं कि ये राज्य का पैर है। फिर है दुर्ग। दुर्ग जो है ये राज्य की भुजाएं हैं। कौटिल्य कहते हैं कि राजा को दुर्गों का निर्माण भी करते रहना चाहिए, क्योंकि राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग आवश्यक हैं। भाई कोई भी शत्रु सेना अगर अटैक कर रही है तो पहले जो सीमांत प्रांत में दुर्ग है वहां जो सैनिक और सेना नियुक्त है वो रोकेगी, फिर उसके अंदर वाला दुर्ग रोकेगा। तो इसीलिए इसकी तुलना भुजाओं से की गई है और ये कहा गया कि राजा को निरंतर दुर्गों का निर्माण करते रहना चाहिए। 4 प्रकार के दुर्गों का भी उल्लेख करते हैं कौटिल्य। एक है धनवन दुर्ग, जो रेगिस्तानी दुर्ग है। जल दुर्ग, औदक दुर्ग, औदक दुर्ग यानी जल दुर्ग। पाटलिपुत्र को जल दुर्ग कहा गया है। पहाड़ी दुर्ग, पहाड़ी दुर्ग और जंगल दुर्ग। जंगल दुर्ग। तो इस तरीके से 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है कौटिल्य ने। धनवन दुर्ग है, औदक दुर्ग है, पहाड़ी दुर्ग है और जंगल दुर्ग है। और ये कहते हैं कि राजा को निरंतर दुर्गों का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि ये राज्य की भुजाएं हैं, ये शत्रु के आक्रमण को रोकते हैं दुर्ग। दुर्ग के बाद कोस है। कोस की तुलना मुंह से की गई है, मुख से। मुख, कोस की तुलना मुख से की गई है, यानी मुंह है। तो ये मुंह है राज्य का, यानी मुंह हमेशा भरा रहना चाहिए।
तो राज्य के पास पर्याप्त कोष होना चाहिए और राजा को निरंतर कोष को बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि कौटिल्य कहते हैं कि किसी भी राज्य की ताकत का आधार होता है उसका कोष। अगर कोष नहीं है तो राजा न बड़ी सेना रख पाएगा, न अधिकारियों को वेतन दे पाएगा, न हथियार खरीद पाएगा। तो इसलिए जरूरी है, आज भी हम देखेंगे तो अमेरिका बहुत संपन्न देश है और संपन्न है इसीलिए जो है वो ताकतवर देश है। तो कोष बहुत जरूरी है किसी राज्य के ताकतवर होने में। इसके बाद अगला है सेना। सेना की तुलना मस्तिष्क से करते हैं। मस्तिष्क, दिमाग, ये कहते हैं कि सेना जो है, ये चतुरंगिणी सेना की बात करते हैं कौटिल्य। ये कहते हैं कि सेना जो है एक बड़ी सेना होनी चाहिए और सेना जो है चतुरंगिणी होनी चाहिए। चतुरंगिणी सेना यानी अश्व, गज, रथ और पैदल सेना। इसके अलावा कौटिल्य अटवी, मौल बल, बृहत्तक यानी कुछ वॉलेंट्री सैनिकों की भी बात करते हैं जिनको वेतन नहीं देना पड़ता था। ये लूटपाट का जो हिस्सा होता था वो उनका होता था। इसीलिए जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह भी कहा। तो ये सेना। फिर है मित्र। मित्र, इसकी तुलना कान से करते हैं और कहते हैं कौटिल्य कि एक विश्वस्त मित्र होना चाहिए और मित्र वही बढ़िया है जो धन से मदद करे। तो आज भी हम देखेंगे कि भाई राज्यों में समझौता होता है और मित्र जो है जिसको हम मित्र बनाते हैं, हम चाहते हैं कि भाई धन से मदद करे वो, या कभी भी जब इस तरीके की संकटमय स्थिति होती है, जैसे हम भारत को ही देखेंगे कि जब बांग्लादेश वार में अमेरिका का जब जहाजी बेड़ा चला तो उधर से रूस ने अपना भेज दिया जहाजी बेड़ा और जो संकट था टल गया। तो रूस हमेशा से भारत का मित्र रहा है। तो इसलिए एक विश्वासी मित्र जरूरी है जो संकट में आपकी सहायता कर सके। और ये कहते हैं कि मित्र वही बढ़िया है जो धन से सहायता करे। तो इस तरीके से कौटिल्य ये सप्तांग सिद्धांत देते हैं और इसके माध्यम से ये बताते हैं कि राज्य भी सावयव है और उसके ये 7 अंग हैं और ये 7 अंग अगर मजबूत रहेंगे तो राज्य अपने आप ही मजबूत हो जाएगा।